हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी व प्रायिकता। आज हम एंट्रोपी और प्रायिकता के अंदर संबंध निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी को प्रदर्शित किया जाता है एस से, और कल हमने पढ़ा था प्रायिकता डब्ल्यू। तो एस और डब्ल्यू के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए हम मानते हैं कि जो एंट्रोपी है वो ऊष्मागतिक प्रायिकता का कोई फलन है। तो S इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू, इसको देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। दो निकाय हैं जिनकी ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 व W2 तथा एंट्रोपी S1 व S2 है। तो उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो S1 है वो फलन होगा W1 का, और S2 इज इक्वल टू F2 W2 का फलन। इसे दे दें आप इक्वेशन नंबर 2। संयुक्त निकाय की एंट्रोपी हम जानते हैं S बराबर S1 प्लस S2, और संयुक्त निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता वो होती है W1 इंटू W2। इनको दे दें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब समीकरण नंबर 2 का मान 3 में रखें तो क्या लिख सकते हैं? S बराबर F W1 प्लस F W2 इज इक्वल टू, या S1 प्लस S2, एक ही बात है। इसी प्रकार तो हम क्या लिख सकते हैं? S बराबर S होता है समीकरण नंबर 1 से W1, यहाँ W की वैल्यू समीकरण नंबर 4 से W1 व W2 है। तो इस समीकरण को यहाँ रखने पर वी गेट S बराबर F W1 W2। तो हम समीकरण नंबर 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 और समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। 5 और 6 की सहायता से, 5 व 6 से, तो दिस F W1 W2 इज इक्वल टू F W1 प्लस F W2। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों निकाय अलग अलग लिए हैं। W1 और W2 स्वतंत्र चर राशियां हैं। तो इस समीकरण को स्वतंत्र राशियां हैं, तो इस समीकरण के लिए हम इसका अवकलन करेंगे। एक बार तो W1 को नियत रखेंगे और W2 के साथ अवकलन करेंगे, और W2 को नियत रख के W1 के साथ, और वाइस वर्सा। तो सबसे पहले हम W1 को नियत रखते हुए dW W1 अपॉन dW2, इसके लिए हमने W1 नियत रखा। तो इस d पहले वाला टर्म W1 है पीछे वाली इक्वेशन में, तो W1 नियत है तो उसका अवकलन 0 हो गया, इसका dW2 के। अब देखो इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर यहाँ W1 और W1 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, बाद में करके देखेंगे। एक बार दूसरी समीकरण लिख लीजिए। DF यहाँ रखेंगे, इसका W1 के साथ W2 नियत, तो dW1 dW1। क्लियर? अब यहाँ देखो ये वाला समीकरण, इसके अंदर हमने क्या किया? W1 से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर दिया इस समीकरण को, ये वाला समीकरण है, इसको W1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इस पद को, और इस पद को W2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, W1 ऊपर वाला यहाँ मल्टीप्लाई में DF W1 W2, और नीचे वाले को यहाँ W1 कांस्टेंट है, ये भी W1 यहाँ आ रहा है, तो अवकलन के अंदर ले सकते हैं, तो ये लिखा गया DF, बाकी ये वाला इसके आगे ऐसे का ऐसे। इसी प्रकार नीचे वाला अब नई समीकरण हमारे पास ये बन गई। इन दोनों समीकरणों का देखो LHS एक जैसा है, लेकिन यहाँ W1 है, यहाँ W2 है, तो इस W1 को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया। अब देखो दोनों समीकरणों के LHS सेम है, तो क्या लिखा जा सकता है, DF W1 W2 W1 W2 बराबर 1/W1 DF W2 DF बराबर 1/W1 W2। अब देखो ये दोनों समीकरण बराबर हैं, लेकिन ये पूरा W2 में है, ये W1 में है, यहाँ W1 है, तो इन दोनों समीकरणों को दोनों तरफ W1 W2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी कर दें और यहाँ भी कर दें, तो आपके पास आ जाएगा W2 D W2 अपॉन D W2 इज इक्वल टू W1 DF W1 D W1। दोनों समीकरण बराबर आ गई। निकाय 2 के लिए, निकाय 1 के लिए दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, अतः हम इनको क्या लिख सकते हैं, DF W अपॉन DW बराबर कोई कांस्टेंट K। अगला स्टेप सिंपल मैथमेटिक्स है, बराबर यहाँ W और आएगा, इस W को इधर नीचे ले जाएं तो K अपॉन W, और यहाँ DW था इसको इधर ले गए, इसका इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर DFW का हो गया समाकलन FW, K अपॉन DX अपॉन X DW अपॉन W log W प्लस एनी कांस्टेंट C। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पहली यूनिट में हमने, सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा नेरेंस्ट ऊर्जा प्रमेय या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। उस नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर निकाय की एंट्रोपी शून्य होती है। यहाँ परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होने का मतलब एट T टेंड्स टू 0 S इक्वल टू 0। यहाँ S क्या है, हमने शुरू में लिया था S बराबर FW, ये S है तो ये 0, ये वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो C बराबर परम शून्य ताप पर हम कांस्टेंट को 0 ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, FW बराबर K log ओमेगा, और ये आ गया हमारा संबंध एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता के अंदर। क्लियर? उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स।